आज से लेकर हम लोगों को वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का एक नया क्वेश्चन करना है। ये क्वेश्चन नंबर 9 है। यहाँ पे कंपनी का नाम लिखा हुआ है, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गिवन ऑफ विष्णु लिमिटेड। तो इस क्वेश्चन में खास बात क्या है, पहले मैं कंपनी का नाम लिखूं यहाँ पे विष्णु लिमिटेड। विष्णु लिमिटेड, मेथड वही है हमारा, सुपर प्रॉफिट मेथड वही है। इंपॉर्टेंट बात क्या है इस क्वेश्चन में, जैसे बाकी सारे क्वेश्चंस में हम लोगों को ओल्ड बैलेंस शीट दी हुई होती है, तो इस क्वेश्चन में हम लोगों को ओल्ड बैलेंस शीट नहीं दी हुई है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि पहले हम लोगों को ओल्ड बैलेंस शीट खुद ही बनानी है, फिर ही बाकी सारी कैलकुलेशंस, बाकी सारे कैपिटल एम्प्लॉयड, नेट एसेट्स वगैरह आएगा। तो ओल्ड बैलेंस शीट नहीं दी हुई है, मेरे कहने का मतलब है। तो ओल्ड बैलेंस शीट ऑफ विष्णु लिमिटेड, इसमें 4 कॉलम आएंगे ऑब्वियसली बैलेंस शीट में। लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट, इस तरीके से बैलेंस शीट में 4 कॉलम आएंगे, लायबिलिटी, अमाउंट, एसेट, अमाउंट। ये अलग बात है इस क्वेश्चन की कि इसमें ओल्ड बैलेंस शीट दी हुई नहीं है। ठीक है, तो मैंने बैलेंस शीट बना दी, आप लोग लाइंस ड्रॉ करना प्रॉपर। अब फर्स्ट लाइन से शुरू करते हैं। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन गिवन इज ऑफ विष्णु लिमिटेड, दिस कंपनीज बिजनेस इज टू बी परचेज्ड बाय शिव लिमिटेड। मतलब विष्णु लिमिटेड वेंडर है, सेलर है, और शिव लिमिटेड परचेजर है। मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि विष्णु लिमिटेड जो है सेलर और वेंडर है, और शिव लिमिटेड जो है वो परचेजर है। वैसे इस चैप्टर में फर्क नहीं पड़ता है कि कौन परचेजर है कौन सेलर है। हम लोग जैसे कोई चैप्टर करते हैं अमालगमेशन या अब्जॉर्प्शन या अकाउंट्स ऑफ बिजनेस परचेज, अकाउंट्स ऑफ बिजनेस एक्विजिशन, ऐसे कोई चैप्टर्स हम लोग करते हैं तो फर्क पड़ता है कि कौन परचेजर है कौन सेलर है। इस क्वेश्चन में फर्क नहीं पड़ता है कि कौन परचेजर है कौन सेलर है, उसका हमारी कैलकुलेशन भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, बस ये ध्यान रखना कि विष्णु लिमिटेड ने अपनी कंपनी बेच दी और शिव लिमिटेड ने खरीद ली। आगे क्वेश्चन में लिखा हुआ है, यू आर रिक्वायर्ड टू वैल्यू द गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। अब 2 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट मतलब पहली बात तो ये 2 years परचेज स्टेप 5 में काम आएगा। ऑफ सुपर प्रॉफिट मतलब हम लोगों को सुपर प्रॉफिट मेथड अप्लाई करना है। तो 2 years परचेज, तो मैं स्टेप 5 में जाऊंगा जो कि बहुत जगह के बाद बहुत नीचे होगा। स्टेप 5 फॉर्मेट मेरा पहले से ही बनाया हुआ है, मेरी हैबिट है फॉर्मेट पहले से ही बना के रखने का हमेशा। ये 2 years परचेज, आप लोगों को फॉर्मेट हमेशा पहले से ही बना के रखना है। सुपर प्रॉफिट मेथड में जो 5 स्टेप्स होते हैं, अभी तक हम लोग 2-3 क्वेश्चन कर चुके हैं, तो फॉर्मेट याद कर लो। सबसे पहला स्टेप कैपिटल एम्प्लॉयड, ये पहले से ही बना लेना है। कैपिटल एम्प्लॉयड का स्पेस ज्यादा छोड़ना है, 1 पेज लगेगा कैपिटल एम्प्लॉयड में एक। फिर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, ये छोटा ही स्टेप होता है। इसके बाद एडजस्टमेंट्स 3A, इसके बाद 3B सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज, इसके बाद 3C स्पेसिमेन ऑफ प्रॉफिट जिसको मैं ITD बोलता हूँ, इसके बाद सुपर प्रॉफिट A-E, और उसके बाद गुडविल। तो आप लोगों को ये 5 स्टेप्स पहले से ही लिख के रखने हैं। स्टेप 1 और स्टेप 3 में 1.5 पेज छोड़ दो तो ज्यादा अच्छा। स्टेप 1 और स्टेप 3 में 1.5 पेज लगता है मैक्सिमम, इतना जगह हमेशा इतना स्पेस छोड़ ही देने का। आगे जैसे ये लिखा है 3000, 10% प्रेफरेंस ऑफ 100 each फुली पेड अप 3 लाख। तो अब ये सारा देखोगे ना, ये जो 6 अमाउंट्स हैं ये सब पुरानी कंपनी की विष्णु लिमिटेड की लायबिलिटीज हैं। पढ़ के देखो, 3000, 10% प्रेफरेंस ऑफ 100 each, 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 each, रिजर्व्स एंड सरप्लस, करंट लायबिलिटीज, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, डेप्रिसिएशन फॉर नॉन फिक्स्ड एसेट्स। तो ये सब पुरानी कंपनी की
तो मैं आपको ये बता रहा था कि ये सारी लायबिलिटीज हैं पुरानी कंपनी की। तो 3000 10% प्रेफरेंशियल ऑफ 100 इज 3 लाख। ये पुरानी कंपनी की बैलेंस शीट में ये सब लायबिलिटी साइड पे आएगा। तो 3000 10% 3000 10% preference shares of rupees 100 each। तो ये आएगा ऑब्वियसली 3 लाख। ये आएगा 3 लाख रुपीस, ठीक है। उसके बाद इक्विटी शेयर कैपिटल दिया हुआ है 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 each 10 लाख, मतलब बेसिकली इक्विटी शेयर कैपिटल। तो 10,000 इक्विटी शेयर्स 10,000 equity shares of rupees 100 each। तो 10,000 into 100 ये आएगा 10 लाख। 10 लाख। आगे इसका वो दिया हुआ है रिजर्व्स एंड सरप्लस, करंट लायबिलिटीज, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, डेप्रिसिएशन फंड। Provision for taxation, depreciation fund on fixed assets, depreciation fund on fixed assets। अब ये सब लिखने के बाद इनकी अमाउंट्स, 4 अमाउंट्स रिजर्व से लेकर ये 1 लाख 1 लाख 50,000 50,000, इन चारों की अमाउंट 1 लाख 1 लाख 50,000 50,000। ये 1 लाख है, ये भी 1 लाख है, ये 50,000 है, ये भी 50,000, ठीक है। ये सारी लायबिलिटीज ओल्ड बैलेंस शीट में बनाते जा रहा हूँ। आगे इसके आगे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है इसके आगे क्वेश्चन में लिखा हुआ है द डायरेक्टर्स ऑफ विष्णु लिमिटेड, विष्णु लिमिटेड मतलब पुरानी कंपनी, मतलब कैसे इस क्वेश्चन में सारे मिक्स स्टेप्स दिए हुए हैं। पहले आपने देखा जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है वो ओल्ड बैलेंस शीट की लायबिलिटीज दी हुई है। अब ये जो पैराग्राफ है ये पूरा पैराग्राफ एडजस्टमेंट नंबर 3A में जाएगा, मतलब स्टेप नंबर 3A में जाएगा, जिसमें हम सारे एडजस्टमेंट्स लिखते हैं कि ये एक्सपेंस लिखना बाकी है या ये इनकम लिखना बाकी है। तो ये स्टेप 3A में जाएगा। द डायरेक्टर्स ऑफ विष्णु लिमिटेड 2 in number मतलब 2 डायरेक्टर्स थे। द डायरेक्टर्स ऑफ विष्णु लिमिटेड आर टू बी अपॉइंटेड ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ शिव लिमिटेड, मतलब जो पुरानी कंपनी के डायरेक्टर्स थे उनको हम नई कंपनी के डायरेक्टर बना देंगे, और वो 2 डायरेक्टर थे। द वर्थ ऑफ देयर सर्विसेज मतलब उनकी सैलरी, इज एंड विल बी मतलब है भी यही सैलरी और फ्यूचर में भी यही सैलरी होगी, इज एंड विल बी इन फ्यूचर ₹5,000 पर एनम, ₹5,000 पर एनम फॉर ईच ऑफ द 2 डायरेक्टर्स। अब 5,000 पर एनम एक डायरेक्टर की, तो 2 डायरेक्टर्स की हो जाएगी 10,000 पर एनम, ठीक है। बट नो चार्ज हैज बीन मेड, लेकिन अभी तक ये रिकॉर्डेड नहीं है रिगार्डिंग दिस अगेंस्ट द प्रॉफिट ऑफ विष्णु लिमिटेड। तो जो विष्णु लिमिटेड था उसके प्रॉफिट में से ये डायरेक्टर्स की सैलरी माइनस की हुई नहीं थी। तो माइनस की हुई नहीं थी तो माइनस करो। 2 डायरेक्टर्स हैं, एक डायरेक्टर का 5,000 पर एनम फॉर ईच, 5,000 पर एनम मतलब 1 साल का, फॉर ईच मतलब एक डायरेक्टर का, तो 2 डायरेक्टर्स का हो जाएगा 10,000। बट नो चार्ज हैज बीन मेड रिगार्डिंग दिस, मतलब अभी तक ये एक्सपेंस लिखा हुआ नहीं था अगेंस्ट द प्रॉफिट ऑफ विष्णु लिमिटेड। विष्णु लिमिटेड के अकाउंट्स में ये 10,000 रुपीज एक्सपेंस लिखा हुआ नहीं था। ओके, अब सुनना ध्यान से। मैं स्टेप 3A में जाऊंगा एडजस्टमेंट्स में। ये स्टेप 3A, यहां पे मैं लिख देता हूं
लेस डायरेक्टर्स फीस और सैलरी, जो रिकॉर्डेड नहीं था, नॉट रिकॉर्डेड, कितना 10,000। तो ये 10,000 मैं प्रॉफिट में दे माइनस कर दूंगा। ये 10,000 रुपीज जितने भी ईयर्स होंगे अलग अलग, उनमें से मैं ये 10,000 रुपीज माइनस कर दूंगा। जितने भी अलग अलग ईयर्स आएंगे, जब हम लोगों को स्टेप 3A में अलग अलग ईयर्स का प्रॉफिट दिया होगा, तब मैं ये 10,000 रुपीज प्रॉफिट में दे माइनस कर दूंगा। ठीक है, तो एज अ रिमेम्बरेंस, मेरे को याद रहे, इसलिए मैंने स्टेप 3A में इसको लिख दिया। 5,000 एक डायरेक्टर का, तो 2 डायरेक्टर्स का 10,000, ये एडजस्टमेंट्स में आएगा स्टेप 3A में। तो पूरे पैराग्राफ का आंसर क्या हुआ? पूरे पैराग्राफ का आंसर हुआ, इस पूरे पैराग्राफ का आंसर हुआ 10,000 रुपीज प्रॉफिट में दे माइनस। आगे फिर टोटल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years बिफोर प्रोवाइडिंग इनकम टैक्स एट 50%। पहले इस 50% को देख लो, पहले इस 50% को देख लो। टोटल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years छोड़ दो, बिफोर प्रोवाइडिंग इनकम टैक्स एट 50%, 50% लिखा हुआ है, तो आप लोगों को स्टेप 3C में जाने का। फिफ्टी % लिखा हुआ है, तो स्टेप 3C में जाएंगे और स्टेप 3C में जाके टैक्स के कॉलम में स्टेप 3C में जाके टैक्स जो होता है ITD, उसमें 50% लिख देंगे। ये ITD, ये टैक्सेस में हम लोग लिख देंगे कितना 50%, क्योंकि क्या कभी कभी लिखा हुआ होता है 55%, कभी कभी 55% भी होता है, कभी कभी 52.5 भी होता है। तो टैक्स का ये 50% हम लोग स्टेप 3C में लिख देंगे, 50% टैक्स। आगे अब यहाँ पे टोटल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years दिया हुआ है, ये टोटल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years बिफोर प्रोवाइडिंग इनकम टैक्स, और हम लोगों को बिफोर टैक्स ही चाहिए, हम लोगों को प्रॉफिट बिफोर टैक्स ही चाहिए। टोटल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years इज 28,40,000। ये लास्ट 4 साल का टोटल प्रॉफिट है 28,40,000। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइडेड बाय 4 कर देंगे। 28,40,000 4 साल का टोटल है, तो डिवाइड बाय 4 कर देंगे, तो हमारा एवरेज आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा समथिंग 7,10,000। अब इस क्वेश्चन में मैं स्टेप 3B में जा रहा हूं, स्टेप 3B, ये स्टेप 3B है। ठीक है, स्टेप 3B में मैं यहां पे लिख देता हूं सिंपल एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू, सिंपल एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू टोटल प्रॉफिट ऑफ n years अपॉन n। अब इस क्वेश्चन में सिर्फ सिंपल एवरेज ही पॉसिबल है। ये ईयर का कॉलम मैं मिटा देता हूं, ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स मैं मिटा देता हूं। सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज में दे, इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ सिंपल एवरेज ही पॉसिबल है। इस क्वेश्चन में सिर्फ सिंपल एवरेज पॉसिबल है। क्यों सिंपल एवरेज पॉसिबल है? क्योंकि वेटेड एवरेज के लिए हमको चारों साल का प्रॉफिट अलग अलग चाहिए, चारों साल का प्रॉफिट हमको अलग अलग चाहिए, तो ही वेटेड एवरेज पॉसिबल है। तो इस क्वेश्चन में वेटेड एवरेज हो ही नहीं सकता है, क्योंकि हमको 4 साल का टोटल प्रॉफिट दिया हुआ है, और 4 साल का टोटल प्रॉफिट दिया हुआ है 28,40,000। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इक्वल टू टोटल प्रॉफिट ऑफ 4 years 28,40,000 डिवाइडेड बाय 4। तो 28,40,000 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो हमारा सिंपल एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। इस क्वेश्चन में वेटेड एवरेज पॉसिबल नहीं है। क्यों वेटेड एवरेज पॉसिबल नहीं है? क्योंकि वेटेड एवरेज तभी हो सकता है जब चारों साल का प्रॉफिट अलग अलग से दिया हुआ। तो मैं वेटेड एवरेज के स्टेप्स मैंने मिटा दिए। ठीक है, वेटेड एवरेज वाली सारी कैलकुलेशन मैंने मिटा दी। इस क्वेश्चन में सिंपल एवरेज ही पॉसिबल है। तो 28,40,000 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू 28,40,000 डिवाइड बाय 4, तो ये आएगा 7,10,000।
7,10,000 रुपीज, ये हमारा सिंपल एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब ये मेरे को मालूम है कि मेरे को 10,000 डायरेक्टर्स की सैलरी माइनस करना बाकी है, ये 10,000 मैं इसमें से माइनस कर दूंगा, 7,10,000 में थे, पर अभी नहीं, मैं उसका लॉजिक भी समझाऊंगा, उसका लॉजिक भी बताऊंगा। ये 10,000 मैं एवरेज प्रॉफिट में दे सिर्फ एक बार ही माइनस करूंगा, ठीक है, अभी नहीं, मैं वापस इस पॉइंट पे आऊंगा, पहले मैं अभी क्वेश्चन को कंप्लीट, चलो मैं समझा देता हूँ, ये एडजस्टमेंट वाली पॉइंट समझा देता हूँ। वैसे क्या होता है, वैसे यहाँ पे एक कॉलम ईयर का होता है और एक कॉलम होता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स का, यहाँ पे अलग अलग ईयर्स दिए होते हैं और यहाँ पे अलग अलग साल का प्रॉफिट दिया हुआ होता है। वैसे ईयर्स भी अलग अलग दिए होते हैं, प्रॉफिट भी अलग अलग दिया हुआ होता है। फिर हम लोग क्या करते हैं, ये 10,000 हर साल माइनस करते हैं, जितने भी ईयर्स क्वेश्चन में दिए हुए हैं उनमें से हर साल ये डायरेक्टर्स की सैलरी, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ था पर एनम, क्वेश्चन में लिखा हुआ था पर एनम, तो हम हर साल 10,000 माइनस करेंगे। जब हमको प्रॉफिट अलग अलग साल का दिया हुआ होता है तो हम 10,000 हर साल में से माइनस करेंगे, पर इस क्वेश्चन में अलग अलग साल का प्रॉफिट दिया हुआ नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो सिंपल एवरेज प्रॉफिट आया हमारा 7,10,000, इसमें से एक बार ही डायरेक्टर सैलरी माइनस कर देंगे, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि डायरेक्टर सैलरी रिकॉर्डेड नहीं है, तो हम 7,10,000 में से एक बार ही डायरेक्टर सैलरी माइनस कर देंगे, लेस डायरेक्टर सैलरी नॉट रिकॉर्डेड, डायरेक्टर सैलरी नॉट रिकॉर्डेड पर एनम। तो हम लोग क्या करेंगे, ये 10,000 एक बार ही माइनस करेंगे, क्योंकि एवरेज फाइंड आउट हो गया। अगर एवरेज फाइंड आउट हो गया उसके बाद आप माइनस कर रहे हो तो एक साल की अमाउंट माइनस करोगे, और अगर अलग अलग साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, अगर अलग अलग साल का प्रॉफिट दिया हुआ है तो आप 10,000 हर साल माइनस करोगे। तो अलग अलग साल का तो प्रॉफिट था नहीं हमारे पास, तो मैंने क्या किया, एवरेज करने के बाद एक बार ही डायरेक्टर सैलरी 10,000 माइनस कर दिया वन टाइम, आगे, क्योंकि एवरेज हो गया इसलिए। आगे अब इसके बाद क्वेश्चन में यहाँ पे हम लोग पहुंचे, टोटल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 इयर्स हो गया 50% हो गया, 28,40,000 हो गया। आगे द एक्सपेक्टेड लिखा हुआ है प्रॉफिट, द expected rate of return on capital employed is 8%, while the rate of risk return on capital employed in this type of business, in the type of business in which the company is engaged, is 2%. The expected rate 8% और risk return 2%, इसको risk return बोलते हैं, risk return. The expected rate of return 8% और risk return 2%, तो टोटल कितना हो गया 10%, मतलब हम इन दोनों को प्लस कर देंगे 8 और 2, तो 10% हमारा एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 10% आ जाएगा, ये स्टेप 2 में काम आएगा। यहाँ पे आएगा कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर गुडविल मल्टीप्लाई बाय 10%, 10/100, तो जितना भी हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर गुडविल आएगा उसको हम लोग मल्टीप्लाई बाय 10/100 करेंगे। ये 10 कैसे आया, मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देता हूँ, दैट इज 8 + 2। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ था एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 8% और 2% रिस्क रिटर्न, तो हम दोनों को प्लस कर देंगे तो टोटल 10% हो जाएगा, 8 + 2 10। आगे फिर क्वेश्चन में जाएंगे, यहां से लेकर सारी इंफॉर्मेशन जो दी हुई है, द टोटल एसेट्स ऑफ द कंपनी वर डिस्ट्रीब्यूटेड एज अंडर, ये सारे एसेट्स बताए हुए हैं, फिक्स एसेट 70%, करंट एसेट 20%, इन्वेस्टमेंट 5%, फिक्टिशियस एसेट 5%। फिलहाल ये ब्रैकेट को 2 मिनट के लिए ये ब्रैकेट को रीड नहीं करो, ये देखो 70 और 20 और 5 और 5 100% हुआ 70 और 20 90, 90 और 5 और 5 100% हो गया। तो बैलेंस शीट का बाइफर्केशन दिया हुआ है, बैलेंस शीट में एसेट साइड का बाइफर्केशन दिया हुआ है। हम लोग क्या करेंगे, ये याद कर लो 70 20 5 5, फिक्स एसेट्स, करंट एसेट्स, इन्वेस्टमेंट्स और फिक्टिशियस एसेट्स। ये ब्रैकेट थोड़ी देर के बाद रीड करेंगे। फिक्स एसेट्स, करंट एसेट्स,
इन्वेस्टमेंट्स और फिक्टिशियस एसेट्स। अब ये हमारी ओल्ड बैलेंस शीट है विष्णु लिमिटेड की, ये मैंने लिखा फिक्स एसेट्स। फिर मैं लिखता हूं करंट एसेट्स, फिर मैं लिखता हूं इन्वेस्टमेंट्स, फिर मैं लिखता हूं फिक्टिशियस एसेट्स, ठीक है। अब फिक्स एसेट्स में लिखा हुआ था 70%, तो आपको पता होना चाहिए 70% किसका। करंट एसेट्स में लिखा हुआ था 20%, मैं बता दूंगा 20% किसका। इन्वेस्टमेंट में लिखा हुआ था 5% और फिक्टिशियस एसेट्स में लिखा हुआ था 5%, मैं बता दूंगा कैसे परसेंटेज निकालना है। ये 70-20-5-5, ये 70-20-5-5, टोटल 100% हो गया। अब क्या करना है, पहले लायबिलिटी साइड का टोटल करना है। लायबिलिटी साइड पे ये 3 लाख रुपीस से लेकर 50,000 रुपीस तक का टोटल करना है। लायबिलिटी साइड का टोटल आया 16 लाख, 16 लाख। 2 मिनट में लाइंस ड्रॉ कर लूं। ओके, तो ये मैंने लाइंस वाइंस बना लिया अच्छी तरह। अब हमारा लायबिलिटी साइड का टोटल जो आया वो आया 16 लाख। लायबिलिटी साइड का टोटल हमारा 16 लाख रुपीस आया, ये रहा 16 लाख। इसमें सारी लायबिलिटीज आ गई, ठीक है। मतलब ये 3 लाख रुपीस से लेकर 3 लाख और 10 लाख 13 लाख और 114 और 115 और 116, तो ये लायबिलिटी साइड का टोटल आ गया 16 लाख। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो सारे परसेंटेजेस दिए हुए थे, फिक्स एसेट्स, करंट एसेट्स, इन्वेस्टमेंट्स, फिक्टिशियस एसेट्स, ये हम लोग 16 लाख का परसेंटेज निकालेंगे। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। यहाँ पे जो हमारा लायबिलिटी साइड का टोटल आएगा उसी टोटल को हम लोग एसेट साइड पे लेके जाएंगे। पहले तो जितना लायबिलिटी का टोटल है 16 लाख, उसी को हम लोग एसेट साइड पे लेके जाएंगे 16 लाख। सेम लिख देंगे, सेम कॉपी कर देंगे 16 लाख, ठीक है। अब ये जो 16 लाख रुपए एसेट साइड का टोटल लिखा, मतलब जितना लायबिलिटी का टोटल होगा उतना ही एसेट का टोटल होगा 16 लाख। अब इस 16 लाख के परसेंटेजेस निकालेंगे। 16 लाख का 70%, मैं ब्रैकेट में जानबूझ के कैलकुलेशन लिख देता हूँ, ये कैलकुलेशन आप लोग एग्जाम में नहीं लिखना। 16 लाख मल्टीप्लाई 70 डिवाइड बाय 100, तो आपका फिक्स एसेट्स आ जाएगा। यहाँ पे इक्वल टू 16 लाख मल्टीप्लाई 70 डिवाइड बाय 100, तो आपका फिक्स एसेट्स की अमाउंट आ जाएगी 11,20,000। फिर करंट एसेट्स ये आएगा 16 लाख का 20%, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इक्वल टू 16 लाख का मल्टीप्लाई 20/100, तो आएगा 3,20,000। फिर इन्वेस्टमेंट्स 5%, मतलब 16 लाख का 5% मल्टीप्लाई बाय 5/100, 16 लाख मल्टीप्लाई 5/100, 80,000। और यहाँ पे भी वही 16 लाख मल्टीप्लाई 5/100, तो ये भी 80,000 आएगा। तो इस तरीके से आपके एसेट साइड भी टैली हो जाएगा। 11,20,000 और 3,20,000, ये हुआ 14,40,000 और 80, तो 15,20,000 और 80, 16 लाख। तो आपका एसेट साइड भी टैली हो गया। तो ये आपकी ओल्ड बैलेंस शीट बन गई। वैसे ये ओल्ड बैलेंस शीट हमेशा क्वेश्चन में दी हुई होती है, ये ओल्ड बैलेंस शीट वैसे हमेशा क्वेश्चन में दी हुई होती है, पर इस क्वेश्चन में हमने ओल्ड बैलेंस शीट बनाई, ठीक है। आगे नेक्स्ट पॉइंट, फिर लिखा हुआ है द मार्केट। अच्छा, अभी ये ब्रैकेट हमारा बाकी था 70%, 20%, 5%, 5%, इतना हो गया हमारा 70, 20, 5, 5। फिर ये लिखा हुआ है इंक्लूडिंग 50% फॉर नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट, मतलब ये जो इन्वेस्टमेंट्स है जो हमने 5% निकाला, उसमें लिखा हुआ है इंक्लूडिंग 50% नॉन ट्रेडिंग। अब मैं इसकी मीनिंग बताता हूँ क्या हो गया। इंक्लूडिंग 50% नॉन ट्रेडिंग मतलब ये जो इन्वेस्टमेंट्स है टोटल 80,000, इसका हम आधा आधा कर देंगे। 50%, 50%, किसका आधा? 80,000 का। 80,000 का आधा होगा 40,000, 40,000 मतलब 40,000 नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट होगी,
40,000 रुपीज की नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट्स होगी और बाकी 40,000 रुपीज की ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट्स होगी। ठीक है, तो ये जो टोटल 80,000 है, जो टोटल 80,000 रुपीज की इन्वेस्टमेंट्स है, उसमें से आधा आधा 50% नॉन ट्रेडिंग, 50% ट्रेडिंग। मतलब 50% किसका करना है वो भी पता होना चाहिए ना, 50% किसका। तो 80,000 का 50%, 80,000 का 50% नॉन ट्रेडिंग और 80,000 का 50% ट्रेडिंग, मतलब 40,000 40,000। आगे आगे और क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? द मार्केट वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स वाज 10% मोर देन इट्स बुक वैल्यू। अब ये यहां से लेकर आप लोगों का स्टेप 1 स्टार्ट हो गया। स्टेप 1 होता है कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर गुडविल। तो ये जो 2-3 सेंटेंस नीचे 2-3 ट्रांजैक्शंस दी हुई है, ये सब आपको स्टेप 1 में काम आएगा। यहां से लेकर ओल्ड बैलेंस शीट कंप्लीट हो गई हमारी। अब ये द मार्केट वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स वाज 10% मोर देन इट्स बुक वैल्यू। तो ये थोड़ा सा टिपिकल है, मार्केट वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स इज 10% मोर। तो मैं स्टेप 1 में जाऊंगा, धीरे धीरे मैं समझाने की कोशिश करता हूं। मैं स्टेप 1 में जाता हूं, ये कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर गुडविल। इसमें एसेट्स में मैं लिख देता हूं फिक्स्ड एसेट्स। तो सबसे पहले मैं ये समझा दूं आपको कि फिक्स्ड एसेट्स की बुक वैल्यू कितनी है। फिक्स्ड एसेट्स की बुक वैल्यू के लिए हमको एसेट साइड माइनस लायबिलिटी साइड करना पड़ेगा। पहले बुक वैल्यू बता दो। ये ओल्ड बैलेंस शीट बन गई हमारी। ये फिक्स्ड एसेट्स की 11,20,000 जो है, इसको बोलेंगे कॉस्ट प्राइस। इस 11,20,000 में से ये जो डेप्रिसिएशन फंड ऑन फिक्स्ड एसेट्स है 50,000, ये माइनस कर देंगे। तो 11,20,000 माइनस 50,000 तो हमारा बुक वैल्यू आएगा। ठीक है, तो फिक्स्ड एसेट्स का बुक वैल्यू 11,20,000 जो एसेट साइड दिया हुआ है, माइनस डेप्रिसिएशन फंड 50,000 जो लायबिलिटी साइड पे दिया हुआ है। तो हमारी बुक वैल्यू आएगी 10,70,000 रुपीज। ये बुक वैल्यू है, ये बुक वैल्यू है, मार्केट वैल्यू नहीं। मतलब जितना एसेट साइड पे दिया हुआ है माइनस जितना लायबिलिटी साइड पे दिया हुआ है, एसेट माइनस लायबिलिटी, तो हमारा बुक वैल्यू आएगा 10,70,000। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ था द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, ये वाली पॉइंट, द मार्केट वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, द मार्केट वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स वाज 10% मोर देन बुक वैल्यू। तो मार्केट वैल्यू इज 10% मोर देन बुक वैल्यू, तो ये बुक वैल्यू आ गया 10,70,000। अब मार्केट वैल्यू इक्वल टू ये जो 10,70,000 आया प्लस 10%, तो 10% किसका, 10% होगा 10,70,000 का ही, ये आएगा इक्वल टू 10,70,000 प्लस 10,70,000। एक मिनट, हमारा जो मार्केट वैल्यू आएगा वो आएगा 10,70,000 प्लस 107,000, मतलब 10,70,000 का 10,70,000 का 10%। अब 10,70,000 का 10% होता है 1,07,000। तो मार्केट वैल्यू इज 10% मोर देन बुक वैल्यू। तो पहले मैंने बुक वैल्यू फाइंड आउट किया, बुक वैल्यू आया ये 10,70,000। अब 10,70,000 में 10% मोर मतलब 1,07,000 प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा इक्वल टू 10,70,000 प्लस 1,07,000। तो हमारा मार्केट वैल्यू आ जाएगा 11,77,000। मार्केट वैल्यू आ जाएगा 11,77,000। ये मार्केट वैल्यू आ गया हमारा 11,77,000। आगे नेक्स्ट, इसके बाद हम पहुंचे यहाँ पे while the current assets were overvalued by 10,000। अब ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है ग्रामर की वजह से। were overvalued मतलब were already overvalued, मतलब ये ऑलरेडी ओवरवैल्यूड है 10,000। हमको ओवरवैल्यू करना नहीं है। देखो एक होता है इज और एक होता है इज टू बी। एक होता है इज
एक होता है इज ओवर वैल्यूड। जब लिखा हुआ इज ओवर वैल्यूड, ये मैं साइड रूल करके लिख देता हूं। ये मीटिंग हमारी 2 मिनट में 1 मिनट में कंप्लीट हो जाएगी। बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जितना भी थोड़ा बहुत बाकी है। कभी भी लिखा हुआ इज ओवर वैल्यूड मतलब इज ऑलरेडी ओवर वैल्यूड, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको माइनस करेंगे। हम लोग इसको माइनस करते हैं। और जब भी लिखा हुआ इज टू बी ओवर वैल्यूड, इज टू बी ओवर वैल्यूड मतलब अभी ओवर वैल्यू करना बाकी है, तब हम लोग क्या करते हैं, तब हम लोग ऐड करते हैं। तो इज ओवर वैल्यूड मतलब ऑलरेडी वो ओवर वैल्यूड है, तो आप उसको माइनस करो। और इज टू बी ओवर वैल्यूड मतलब अभी ओवर वैल्यू करना बाकी है, तो आप उसमें ऐड करोगे। ये 2 रूल साइड रूल में लिख देना। ये मीटिंग आधे मिनट में कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट टाइम पूरा कंप्लीट करा के पूरा लिखा दूंगा, थोड़ा बहुत समझाना बाकी है अभी।